छात्रों, आज हम लोग लेंस से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। पिछले तमाम भागों में हम आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों घटनाओं के बारे में आपको बता चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको माध्यम बताया गया था। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, किसको माध्यम कहते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट कर दें। माध्यम वह होता है जहाँ से होकर के प्रकाश गुजर जाता है। जहाँ से होकर के प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। जहाँ से होकर प्रकाश का बहुत कम भाग, आंशिक भाग गुजरता है उसे कहते हैं पारभासक माध्यम। तथा जहाँ से प्रकाश का कोई भी अंश नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। लेंस के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से पारदर्शक माध्यम के बारे में, अर्थात वह भाग जहाँ से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आसानी से गुजर जाता है उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शक माध्यम। और इसके अलावा भी माध्यम को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है सघन माध्यम और दूसरे को कहा जाता है विरल माध्यम। ये भी आपको बताया जा चुका है पिछले भागों में। सघन माध्यम का मतलब होता है वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण बहुत पास होते हैं, वे सघन माध्यम कहलाते हैं। तथा विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण अपेक्षाकृत दूर होते हैं, उन्हें विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम में जैसे कांच, ये सापेक्षिक होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम किसी एक माध्यम को नहीं कहा जा सकता कि वो सघन है या विरल है, ये सापेक्षिक होता है। जैसे कांच ले लिया जाए और शहद ले लिया जाए तो शहद से कांच सघन होता है। शहद ले लिया जाए और पानी ले लिया जाए तो शहद पानी से ज़्यादा सघन माध्यम होता है। पानी ले लिया जाए और हवा ले लिया जाए तो हवा विरल होता है और पानी सघन माध्यम होता है। तो यहाँ हम लोग अध्ययन करेंगे लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लेंस क्या होता है। लेंस के बारे में आप जान लीजिए, लेंस की परिभाषा नोट भी कर लीजिए। लेंस पारदर्शक और समान माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। ये लेंस की परिभाषा है। पारदर्शक और समान माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र या एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। अब लेंस कितने प्रकार का होता है? तो लेंस लगभग 6 प्रकार का होता है। आपके चैप्टर में यहाँ जो हम लोग पढ़ना है केवल 2 प्रकार का पढ़ना है। एक अभिसारी अर्थात उत्तल लेंस और दूसरा अपसारी अर्थात अवतल लेंस। ये लेंस द्विउत्तल और द्विअवतल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ हम बता रहे थे आपको लेंस के प्रकार में लेंस लगभग 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक द्विउत्तल अर्थात वह लेंस जिसके दोनों तल, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, इनको कहा जाता है द्विउत्तल लेंस। दूसरा होता है समतल उत्तल। समतल उत्तल, समतल उत्तल का मतलब एक पृष्ठ इसका समतल और दूसरा उत्तल। दूसरा है उत्तल अवतल, एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल, इसको कहेंगे उत्तल अवतल। चौथा होता है द्विअवतल, माने इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। पांचवा होता है समतल अवतल, मतलब एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ समतल, इसको कहेंगे समतल अवतल। और छठवां होता है अवतल उत्तल, एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो ये 6 प्रकार के लेंस होते हैं, इनको आप नोट कर लें।
फिर लिखेंगे हम मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के यहाँ पर लिखा गया था उसके आगे दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस या अपसारी लेंस। उत्तल लेंस जैसा कि आपको अभी हम बनाए थे, द्वीप उत्तल इसको कहा जाता है, ये लेंस। इसकी विशेषता होती है ये इसको अभिसारी, मतलब ये किरणों को मोड़ देता है। जो भी किरणें इस लेंस से होकर गुजरती है वह मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ जाती है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे आप, वह लेंस जो किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ झुका देता है, मोड़ देता है, उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद होता है अवतल लेंस, इसको द्वि-अवतल भी कहा जाता है। इस लेंस की विशेषता होती है कि यह किरणों को अपसारी, अर्थात अवतल लेंस की तरफ जो किरणें जाती हैं वह इस लेंस से अपवर्तित होकर के अवतल लेंस मुख्य अक्ष से दूर हटती है, यानी ये किरणों को क्या करता है? प्रसारित कर देता है। इसीलिए इसको अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहा जाता है। यही दोनों लेंसों के विषय में हमको अध्ययन करना है। हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और अवतल लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब हम आपको बता रहे हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। उसके पहले इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उनको जानना जरूरी होता है। उन परिभाषाओं के बारे में आपको हम बता दें। दर्पण को पढ़ाते समय आपको बताया गया था वैसे ही लेंस के विषय में। आप देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस मैंने कोई भी लेंस दो गोले के भाग को मिला करके ही बनाया जाता है। दो गोले के भाग को मिला करके ही बनाया जाता है। आप कहेंगे हम चाहें तो इसको मिटा भी सकते हैं, केवल आपके दिमाग में रहे ये गोले का ही भाग है, इसलिए हमने इसको ऐसे मिटाया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि समतल उत्तल लेंस जो बनाया गया था तो ये गोले का भाग कैसे हुआ? तो देखिए, समतल दर्पण आपको पढ़ाया गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी अनंत होती है। जब फोकस दूरी अनंत है इसका मतलब कि उसका वक्रता केंद्र भी अनंत पर होगा। मैंने वक्रता केंद्र है, इसका मतलब यह भी एक ऐसा गोला है, समतल समतल दर्पण भी एक ऐसा गोला है, एक ऐसे गोले का भाग है कि जिसकी फोकस दूरी या किसी की त्रिज्या अनंत है, मतलब बहुत बड़ा गोला है, जिसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं, कल्पना केवल कर सकते हैं, वास्तव में समझ ये भाग होता है। इसलिए लेंस के दो वक्रता केंद्र, ये जिन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष।
इसको कहा जाता है, O को कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, और यह लेंस जिन दो गोलों का भाग होता है उन गोलों की त्रिज्या को कहा जाता है, उन गोलों की त्रिज्या को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। ये सब परिभाषा यहाँ आपको बताया जाएगा। मुख्य रूप से हम आपको ये यहाँ बताना चाह रहे थे कि कोई भी लेंस दो गोलों का भाग होता है। तो इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आपको बता दिया गया मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जब प्रकाशिक केंद्र आप नहीं समझ पाएंगे तो ये जो परिभाषाएं आपको हम बताने वाले हैं वो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। कोई भी प्रकाश की किरण जब इस लेंस पर आपतित होती है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब की तरफ झुकती है। ये अविलंब खींचा गया तो ये थोड़ा सा दूर हटेगा, ठीक, अविलंब की तरफ झुकेगी। फिर यहाँ से अगर हम एक अविलंब खींचें, यहाँ पर स्थिति क्या है कि कांच का ये लेंस अगर बना हुआ है तो ये सघन माध्यम है, और यहाँ से प्रकाश की किरण जब बाहर निकलती है तो बाहर हवा होता है, यानी कि विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये थोड़ा सा अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है। यहाँ पर आपने देखा इस किरण को यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा अविलंब की तरफ झुक जाएगी, और यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ से ये दूर हो जाती है। तो इस तरह से ये निर्गत किरण कहलाता है, आपको बताया गया आपतित किरण। तो ये किरण लेंस के अंदर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। लेकिन प्रयोग में, दैनिक जीवन में यह लेंस इतना पतला होता है, इतना पतला होता है कि इसके अंदर के रेखा चित्र को हम नहीं समझ पाते, और पतला होने के नाते हम प्रकाशित केंद्र को ठीक बीच में यहाँ ले लिया जाता है, और यह मान लिया जाता है कि यह इस प्रकाशित केंद्र से होकर के भी यह रेखा सीधे निकलती है। वैसे भी आपको पता है कि मुख्य अक्ष भी सीधे जाता है, और प्रकाशित केंद्र से होकर के जो भी रेखा जाएगी, मुख्य अगर प्रकाशित केंद्र पर ही है तो इससे होकर जो रेखा जाएगी वो सीधे ही जाएगी, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है। तो इस तरह से दैनिक जीवन में हम इसको सीधा दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में इसके अंदर दो जगह पर आपत्ति होता है, सॉरी दो जगह अपवर्तन होता है। एक तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है अविलंब की तरफ झुक जाती है, और दूसरा जब सघन माध्यम अर्थात लेंस से बाहर हवा में निकलती है तो यह अविलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, तो ये निर्गत किरण हो जाती
है, ये अपवर्तित किरण लेंस के अंदर जो किरण होती है वो अपवर्तित किरण कहलाती है और ये आपातित किरण कहलाती है। इसको अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो आपको यहाँ बता दिया गया प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। चलिए इसको आप समझिएगा। पहला इसमें जो परिभाषा होगा वह होगा ये अक्ष। सबसे पहले आप लिखेंगे C1 C2 वक्रता केंद्र। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए वक्रता। वक्रता केंद्र क्या होता है नोट कर लीजिए। लेंस जिन दो कांच के गोलों का भाग होता है उन गोलों के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहा जाता है। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? कोई भी लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रकाशिक केंद्र। आप इसको जान लेंगे। लेंस के बीच में मुख्य अक्ष पर पड़ने वाला वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जो लगभग लेंस के ठीक बीच में पाया जाता है। इसको कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र की क्या विशेषता होती है अभी आपको हम बताए हैं। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अर्थात प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। ये जान लीजिएगा कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये तीन रूप से मुख्य परिभाषा आपको बता दी। अब बताया जाएगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा उत्तल लेंस या अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत का मतलब अवतल लेंस में होता है। यहाँ पर किरणें वास्तव में मिलती हैं, अवतल लेंस में किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं। आपको बताया जाएगा। यहाँ देख लीजिए अवतल लेंस में किरणें वास्तव में नहीं मिलती। ये लेंस या अपवर्तन के बाद मुड़ जाती हैं तो इनको पीछे की तरफ डार्ट से बढ़ाया जाता है। तो मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह मुख्य फोकस कहलाता है। ध्यान दीजिए, इसीलिए कहा गया है कि मिलती है मतलब उत्तल लेंस के लिए, मिलती हुई प्रतीत होती है मतलब अवतल लेंस के लिए। तो दोनों को अब लेंस का नाम न रख के एक ही बार कह दिया जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं
या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह मुख्य फोकस कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा, पूरे लेंस में फोकस का बहुत महत्व होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे प्रतिबिंब का वर्णन, उसमें फोकस का बहुत महत्व है। फोकस के बाद आपको जानना है अब आप एक चीज कहेंगे कि ये दो गोले हैं, ये किरण इधर से जा रही है तो यहाँ मिल रहा है, इधर से किरण आएगी तो यहाँ किरणें मिलेंगी। तो इसलिए लेंस में दो फोकस होता है, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो लेंस में दो प्रकार के फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और दूसरा द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है। उसके बाद परिभाषा है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? तो लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा, लेंस के फोकस, जहाँ फोकस हो यहाँ हो, इसको या फोन करेंगे, इसको करेंगे तो फोकस होता है। तो किसी एक फोकस, दोनों चूंकि लगभग बराबर होता है, तो प्रथम फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस एफ से दिखाया जाता है, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। उसके बाद इसमें रह गया तो वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तो आपको बता ही गया, प्रकाशिक केंद्र और लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र यानी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको कैपिटल आर से दिखाया जाता है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह आपको सूत्र के माध्यम से बताया गया। आइए आपको बताया जाए कि गोलीय लेंस से प्रतिबिंब के बनने के नियम। गोलीय लेंस से प्रतिबिंब के बनने ये नियम आपको दर्पण में बताए गए हैं, लगभग उसी प्रकार के इसमें नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरे फोकस से होकर इसको लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर
ठीक है, होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरे फोकस से होकर ये पहला नियम। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरे फोकस से होकर, इसको आप नोट कर लें। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम आपको बताएं, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना अपना मार्ग बदले सीधे निकल जाए। ये दूसरा नियम, अर्थात ये प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से होकर जो भी किरण जाएगी वह बिना अपना मार्ग बदले सीधे निकल जाएगी, अर्थात अपवर्तन के नियम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सीधे निकल जाएगी। ये दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या होता है? तीसरा नियम आपको बता दें, ये उत्तल लेंस है। तीसरा नियम हम बताने वाले हैं, प्रकाशिक केंद्र या F1 F2 C1 C2। तीसरा कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, फोकस से होकर लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अर्थात यदि कोई किरण फोकस से होकर लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इधर से वह किरण अगर फोकस से होकर जाएगी, अर्थात यहाँ से कोई किरण अगर मान लीजिए फोकस से होकर आ रही है तो यहाँ से ये सीधे निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये मुख्य प्रकार से 30 को भी लिख लीजिए। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है।
तो ये 3 नियम आपको बताए गए। इन तीनों नियमों की सहायता से हम लेंस से प्रतिबिंब का बनना जब पढ़ेंगे तो इन्हीं तीनों नियमों का उपयोग किया जाता है। तो आपको हम बताने वाले हैं कि लेंस से प्रतिबिंब का बनना। खासतौर से पहले उत्तल लेंस पढ़ा जाएगा, फिर पढ़ा जाएगा अवतल लेंस। आइए हम पढ़ते हैं। नंबर 1, हेडिंग आप कर देंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। यह आपका हेडिंग हो जाएगा। इसमें तमाम स्थितियां हैं। वस्तु की भिन्न भिन्न स्थिति पर हम उस लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे कि वस्तु कहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। फिर वस्तु की स्थिति बदल देंगे, फिर देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो पहली स्थिति है कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित, बहुत दूर स्थिति। तो ये देखिए, ये उत्तल लेंस आपका है C1, F1, F2, C2। ये दूरी लगभग बराबर होती है। ये लेंस है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को ऐसा माना जाता है, बहुत दूर से चूंकि आ रही हैं, ऐसा माना जाता है कि वह मुख्य अक्ष के समांतर ही है। इसीलिए उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है कि अनंत से आने वाली किरणें लगभग मुख्य अक्ष के समांतर ही आती हैं। तो ये अभी बताया गया है पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना, लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, देखिए बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। कोष्टक में लिख दीजिएगा बिंदुवत, बिंदु के आकार का। तो जब बिंदु के आकार का होगा, यहां लिख देंगे होगा। तो जब बिंदु के आकार का होगा तो उसमें उल्टा सीधा डिसाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ हम उल्टा सीधा नहीं लिख रहे हैं। तो आप यहाँ जानेंगे कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण अगर अनंत पर वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर और बिंदुवत और वास्तविक बनता है। ये पहली स्थिति है, आप इसको नोट कर लेंगे। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, अब अनंत से हम वस्तु को थोड़ा सा नजदीक ले आ रहे हैं, वक्रता के अंदर। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित, ठीक है। तो इसका हम बनाएंगे रेखाचित्र। ये उत्तल लेंस है, F1, F2, C2, C1, यहाँ पर कहीं वस्तु स्थित है।
वस्तु का भी नाम लिखा जाता है, कई लोग ये भी लिख देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब नियमानुसार जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक, और दो स्थितियां हैं, या तो फोकस से ले जाइए या वक्रता केंद्र से ले जाइए, मिलेगा दोनों एक ही जगह। अगर हम वक्रता केंद्र से लेके जा रहे हैं, जो सारी प्रकाशिक केंद्र से, देख लीजिए ए डैश बी डैश, जब वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब बना था फोकस पर, और जब हम वस्तु थोड़ा सा और लेंस के नजदीक ले आए, अर्थात अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। मतलब जैसे वस्तु नजदीक आई लेंस के, तो इसका प्रतिबिंब फोकस से थोड़ा सा दूर चला गया। कहाँ चला गया है? फोकस से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच में। तो हम लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे फोकस और दूसरे वक्रता केंद्र, इसको 2F2 भी कहा जाता है, के बीच बनता है। और कैसा कैसा बनता है? और वास्तविक का उल्टा तथा वस्तु से कुछ छोटा बनता है। ये दूसरी स्थिति है, आप इसको नोट करेंगे। तीसरी स्थिति देखिए, स्थिति 3, नोट कर लीजिए इसको ठीक से। स्थिति 3 तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु लेंस के वक्रता केंद्र या 2F पर स्थित हो। इस स्थिति में क्या होगा? पहले हम किरण आरेख खींचेंगे, F1, F2, C1, C2, इसी पर वस्तु है। ठीक, तो मुख्य अक्ष के जो किरण समांतर जाएगी वह फोकस से होकर सीधे निकल जाएगी, और जो किरण फोकस से होकर जाएगी वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वस्तु C1 पर है उसका प्रतिबिंब C2 पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वस्तु के बराबर। ये तीसरी स्थिति है। पहली में वस्तु अनंत पर थी तो फोकस पर बना था, जब वस्तु अनंत और C1 के बीच में थी तो F2 और C2 के बीच में बना था। जब C1 पर है तो C2 पर बन रहा है। मैंने बस जैसे जैसे
लेंस के नजदीक आ रही है तो उसका प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर होता जा रहा है। हम लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। तीसरी स्थिति वस्तु के बराबर, इसको आप नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। पहले हाई स्कूल में था, इस पर एक प्रैक्टिकल था, लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए तो इसी का प्रयोग किया जाता था कि वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रख करके तो उसका प्रतिबिंब ठीक उल्टा बनता था। जब दोनों किरण एक सिधाई में आ जाता था तो हम वक्रता केंद्र निकाल करके और उसका आधा कर देते थे तो उसका फोकस दूरी निकल जाता था। तो ये प्रैक्टिकल अब नहीं है आपके कोर्स में, शायद इंटर में हो, हाई स्कूल में अब ये प्रैक्टिकल नहीं रहा। तो ये स्थिति आप नोट कर लेंगे। तीसरा, चौथी की स्थिति, चौथी स्थिति क्या हो सकती है? स्थिति 4, जब वस्तु लेंस के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। इसका किरण आरेख बनाया जाए। यहां पर कहीं वस्तु स्थित है। तो वही नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर चली जाएगी और फोकस से होकर थोड़ा सा तिरछा बन गया, फोकस से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तित होकर सीधे निकल जाएगी। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कहाँ बन रहा है इसका प्रतिबिंब? C2 और अनंत के बीच बन रहा है। तीर का निशान दिखाना आवश्यक होता है। किसी भी किरण आरेख को जब आप बनाएंगे तो तीर का निशान नहीं बनाएंगे तो वो गलत हो जाता है। तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच उल्टा वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक बनता है। देखो कैसे जैसे लेंस के करीब वस्तु आ रही है, यहाँ से शुरू हुआ था प्रतिबिंब और अनंत की तरफ बढ़ रहा है। मतलब आगे हम आपको बताएंगे कि वस्तु और लेंस के स्थिति को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। आप इसको नोट कर लीजिए।
अब हम आपको बता रहे हैं स्थिति 5। स्थिति 5 क्या होगी? जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित प्रथम फोकस, इसका किरण आरेख बनाते हैं। प्रकाशिक केंद्र F1 C1 F2 C2, इसी पर यदि वस्तु है फोकस पर, तो यहाँ से जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी लेंस पर, वह अपवर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे निकल जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये किरण लगभग समांतर हो जाती है। समांतर किरणें कहीं मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा माना जाता है कि मिलेंगी और अनंत पर मिलेगी। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, और क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा कि क्या बनेगा ये हम लोग नहीं जान सकते। तो हम लिख देंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये 5 मुख्य स्थितियां हैं जिनके विषय में आपने पढ़ लिया। जैसे जैसे अनंत से स्थित वस्तु को हम लेंस की तरफ ले आए तो उसका प्रतिबिंब फोकस से बनना शुरू हुआ और अनंत तक चला गया। फिर अनंत की ओर हम ले आए तो वह प्रतिबिंब धीरे धीरे नजदीक आना शुरू होगा और कहाँ तक आएगा? फोकस तक आएगा। अब देखिए ये फोकस तक हम वस्तु को ले आए हैं। अब एक छठवीं स्थिति जो होती है वह विशेष स्थिति होती है। इस विशेष स्थिति में हम आपको बता रहे हैं कि अगर वस्तु को हम फोकस और लेंस के बीच में रखें तब क्या होता है? ये एक विशेष स्थिति होती है। उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ न बन के वस्तु की ओर ही बनता है और बहुत बड़ा बनता है। इसी विशेष छठवीं स्थिति है, उसी विशेष स्थिति का प्रयोग करके उत्तल लेंस को हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग करते हैं और छोटी वस्तु का बहुत बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब देखने में उसका उपयोग किया जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं छठवीं स्थिति जो बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। और सरल सूक्ष्मदर्शी अगर आपको पढ़ना ही है तो उसमें आपको इसका उपयोग मिलेगा। स्थिति 6 देखेंगे, यदि वस्तु प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच स्थित हो, ये विचित्र स्थिति है। आप इसमें देखेंगे यहाँ पर अगर कहीं वस्तु स्थित है, छोटी वस्तु है, तो जो किरण समांतर जाएगी वह फोकस से होकर चली जाएगी तथा जो किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी
वो अभी आगे निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें आगे फैलती हुई जा रही है, अर्थात इनको आगे जाने दिया जाएंगे तो वो आपस में कहीं नहीं मिलती है, इसलिए इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है और देखा जाता है क्या इनके मिलने का कोई चांसेस है। तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर हमने देखा ये यहाँ पर आके आप देख रहे हैं कि इतनी छोटी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब, इतनी छोटी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। तो इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को सर्व सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। तो पहले हम इसके बारे में लिख दें। इस स्थिति ध्यान दीजिएगा, अब तक जो भी प्रतिबिंब इसमें बना है उत्तल लेंस में सब वास्तविक बना है, लेंस के दूसरी ओर बना है। केवल यही एक स्थिति है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के इधर वस्तु है उधर ही बनता है और वास्तविक नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, बाकी सब उल्टा बनता था, इसमें सीधा बनता है, सीधा वस्तु की ओर तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। यहाँ लिख देंगे इसी गुण के कारण इसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये छठी स्थिति और इसको कंप्लीट आप अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में बस आपको इतना ही बताया जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में उत्तल लेंस अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस अवतल लेंस का उपयोग, उसके बाद इनसे संबंधित कुछ सूत्र बताए जाएंगे। ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।